अभी बताना, अभी आवाज कैसा है? हाँ हाँ सर, सर, अभी अभी ठीक सही है। है। ठीक है सर। अब ठीक है। अब मैंने दोनों कान में ईयरफोन लगा लिया, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब आवाज ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे कोई आदमी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहा होता है और उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो सिंपली क्या वर्ड यूज करता है कि मेरा बजट नहीं बन रहा है। तो मेरा बजट नहीं बनने का मतलब क्या है कि उतना मेरे पास इनकम नहीं है ताकि मैं उसको एक्सपेंड कर सकूं। यहाँ पे उसी सेंस में गवर्नमेंट भी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करना होता है। एक्सपेंडिचर किस पे करेगी? लोगों के वेलफेयर के लिए कई सारे आइटम्स पे अभी हम डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे किन हेड्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो एक्सपेंडिचर तो तभी किया जाएगा ना जब हमारे पास इनकम होगा। तो जो हमारा बजट है, बजट ये बताता है कि क्या क्या हमारे सोर्स ऑफ इनकम होंगे और किस तरह से हम उस इनकम को डिफरेंट अवेन्यूज पे स्पेंड करेंगे ताकि जो हमारा वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी हो वो इम्प्रूव हो, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो। तो ये कैसे होता है? तो बजट का यहाँ पे मीनिंग ये है कि एक ये स्टेटमेंट है या फिर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती है, प्लान किया जाता है कि हम कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और किस तरह से इस रेवेन्यू को स्पेंड करेंगे ताकि सोशल वेलफेयर हो, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े, बढ़े, ग्रोथ हो। अब ये बात समझिए। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में क्या है, ये एक्चुअल फिगर नहीं होता है, ये आने वाले फिजिकल ईयर के लिए, फिजिकल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, फिजिकल ईयर मतलब हमारा एक एनुअल ईयर, और ये फिजिकल ईयर हमारा नेक्स्ट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आज मई में हम चल रहे हैं तो हर साल हमारा बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, किस डेट को? फरवरी में, 1 फरवरी को। और कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करेंटली गवर्न कर रहे होते हैं वो ये बजट पेश करते हैं और ये पार्लियामेंट में एक बजट स्पीच दिया जाता है और इस स्पीच में सारा चीज डिसाइड किया जाता है कि हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है और सोर्स ऑफ हमारे एक्सपेंडिचर किस किस मद पे हमारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें सिंपल क्वेश्चन बनेगा। एस्टिमेटेड और एक्चुअल पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये याद रखना कि ये एस्टिमेटेड फिगर होता है। तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें कंप्लीटली एक डिटेल्ड ब्यौरा या डिटेल्ड डिस्कशन होता है कि हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू किस किस से होगा और हमारा पेमेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से होगा। ये क्या है? वाइज आइटम वाइज स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर। अब इस्टीमेट, अब यहाँ पे हमारा बजट को हमने देख लिया और बजट को हमने ये भी देख लिया कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं और हर साल ये 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक दो और चीजें हैं, देख लेते हैं क्या है। बजट स्पीच लोकसभा में पेश किया जाता है और ये लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में इसका कंप्लीट डिस्कशन होता है और पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद इसका एप्लीकेशन कब से होता है? 1 अप्रैल से। इट डजंट मीन कि हमने 1 फरवरी को बजट पेश किया तो उसी दिन से इसमें जितने भी डिटेल डिस्कशन है कि क्या हमारे पॉलिसीज हैं और प्लान्स हैं वो उस दिन से अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अप्लीकेबल कब से होते हैं? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल हमारा जो भी फिजिकल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो उस दिन से ये एप्लीकेबल होता है। मान लो अगर उस बजट में बता दिया गया कि जो भी हमारा रेट ऑफ टैक्सेशन है वो इसको बढ़ा के या फिर रिवाइज करके चेंज किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी? 1 अप्रैल से। इसमें एक चीज और है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को ये सारा काम दिया जाता है करने के लिए कि बजट वो इनको बनाना होता है। तो पूरा ये डिस्कशन के बाद, हाँ, कुछ बताइए। ये इकोनॉमिक कमेटी होती है और अपना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसमें जितने भी मिनिस्टर बैठे होते हैं और वो सारे सब डिस्कशन करने के बाद और उसके पहले बजट पेश होने से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे होता है।
और इकोनॉमिक सर्वे के बाद ये हमारा बजट पेश होता है। कभी भी तुम देखोगे तो बजट से पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, और सर्वे में हमें ये बताया जाता है कि हमारा क्या क्या पिछले साल का बजट था, और उसके बजट के अकॉर्डिंग हमारा बजट डेफिसिट में रहा कि सरप्लस में रहा, हमने कितना खर्चा किया कहाँ पे, और किस किस सोर्स ऑफ जगह से हमारा रेवेन्यू आया। और बजट में वही चीज हम फिर से निकालते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होंगे, और फिर इसको कैसे वेलफेयर के लिए इस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, अपने नीति आयोग है, वहां से ये सारा चीज प्रिपरेशन होता है। पहले रेलवे का भी अलग से बजट आता था, उसका अलग से अनाउंसमेंट होता था, और पार्लियामेंट में अलग से डिस्कशन होता था। अब रेलवे बजट अलग से नहीं आता है, अब केवल हमें एक ही बजट देखने को मिलता है, इसको आम बजट भी बोलते हैं, और इसको याद रखना यूनियन बजट बोलते हैं। तो ये बजट हमारा हर लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का भी होता है। तो जीएस में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, सेंट्रल Yes, there गवर्नमेंट, is state स्टेट list, गवर्नमेंट, लोकल। union हाँ list. ठीक। तो ये सारे लेवल पे बजट प्रिपेयर होता है। स्टेट अपना, जैसे यूपी स्टेट हो गई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ये सब स्टेट अपना अपना स्टेट का भी बजट पेश करते हैं, बजट बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल बजट। और सेंट्रल बजट मतलब गवर्नमेंट का बजट, और इसको हम यूनियन बजट भी कहते हैं, इसको याद रखना। तो बजट समझ में आया क्या है? हाँ सर। Yes, sir. एक डिटेल्ड प्लान है, और एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का इसमें ब्यौरा होता है कि हमारा किस किस सोर्स से हमारा रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, और हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे कैसे होगा। चलो ये बजट काफी हो गया हमारा, बजट के आगे बढ़ते हैं। हमने बजट तो बना लिया, लेकिन बजट बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव भी होगा ना, हम क्यों बजट बना रहे हैं। तो बजट बनाने का या फिर किसी भी इकोनॉमी का एक ओवरऑल एम क्या है कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा अब इसी पॉइंट को हम जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि एक तो हमारा फोकस होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, और फिर सोशल बेनिफिट पे, मतलब पब्लिक वेलफेयर पे। तो पब्लिक वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस किया जाएगा। गवर्नमेंट भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का एम रखती है, और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी होगी गवर्नमेंट को, तो ही और ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किया जा सकता है। और एक डेवलपिंग कंट्री का, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जनरली जो बजट होता है वो डेफिसिट में होता है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हमारा रेवेन्यू। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाए, जो भी हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर फोकस करते हैं, और उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कैसे हमारा सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सोसाइटी के वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में टैक्स को हम देखेंगे कि टैक्स हमारा कितना होना चाहिए। तो टैक्स पे फोकस किया जाएगा कि टैक्स अगर हमारा कम होगा तो लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, कंजम्पशन भी कर पाएंगे, और इस तरह से इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। टैक्स में उनको कंसेशन दिया जाएगा। एक रिलोकेशन रिसोर्सेज में दो पॉइंट है कि टैक्स में कंसेशन दिया जाएगा, या फिर अलग से सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो मान लो अगर 10% टैक्स रेट चल रहा है, तो हम उसको 5% कर देंगे, या फिर इनकम के हिसाब से उसको फ्लक्चुएट कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऐसे लोग जो टैक्स पेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं, और गुड्स एंड सर्विसेज की अफोर्डेबिलिटी भी उनकी नहीं है, तो हम उनको अलग से क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज में क्या है कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं या फिर कुछ ऐसे गुड्स कह लो जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो जिसपे प्रॉफिट नहीं होता है, तो उन एक्टिविटी में प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को सामने आना पड़ता है, और गवर्नमेंट उनके लिए
गुड्स का प्रोडक्शन करती है। अब यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन करने का मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल सोशल एक्टिविटी का दिया हुआ है कि जैसे इन्होंने अगर एक पब्लिक पार्क ओपन कर दिया, तो पब्लिक पार्क क्या है, इसको जितने भी लोग हैं वो एंजॉय करेंगे, इसमें किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि कौन इसमें आएगा और कौन इसमें जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, तो सैनिटेशन पे उतना ज्यादा फोकस प्राइवेट सेक्टर का नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ही इस पे फोकस करती है। इसके अलावा वाटर सप्लाई वाटर सप्लाई के अलावा और तुम रेलवे का एक एग्जांपल ले सकते हो कि रेलवे क्या है कि अफोर्डेबिलिटी है, एक मीडियम है जिसके थ्रू इजीली एक जगह से दूसरी जगह हम मूवमेंट कर सकते हैं बड़े ही कम खर्चे में। वही अगर पब्लिक प्राइवेट व्हीकल हम यूज करें तो वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, और जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर या प्राइवेट सेक्टर उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करती है, तो वहां पे उस गुड्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब इसमें हमने देख लिया कि गुड्स क्या होता है, और गुड्स यानी पब्लिक गुड्स, ठीक है। पब्लिक गुड्स का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है उस गुड्स को प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे प्राइवेट नहीं है। अब प्राइवेट गुड्स क्या होता है, हमने देखो अभी स्टार्टिंग में जब मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट देख रहे थे वहां पे हमने कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स या फिर कैपिटल गुड्स डिस्कस किया था। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। तो यहाँ पब्लिक गुड्स में एक दो चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो प्राइस पेमेंट होगा वो या तो नहीं होगा या फिर बेयर मिनिमम होगा। और पब्लिक और प्राइवेट गुड्स में क्या होगा कि जो भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन है उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? यस। हाँ सर। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। ये पॉइंट बहुत सिंपल है। इनइक्वालिटी, इनकम और वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटी कैसे इसको हम किया जाएगा कम, इनकम एंड वेल्थ। तो इसमें सिंपल है कि हम क्या करते हैं कि जो भी रिच पीपल हैं उन पे हम टैक्स चार्ज करते हैं, और जो भी पुअर पीपल हैं उनके लिए हम सब्सिडी का अरेंजमेंट करते हैं। और या फिर यहाँ पे जो हम टैक्स चार्ज किए रिच पीपल से, उसको हम यूज कर रहे हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब यहाँ पे जो टैक्स हमने यहाँ से रिच पे चार्ज किया, इट डजंट मीन कि ये इनके लिए ही हम फिर से यूज करेंगे। जो गवर्नमेंट का काम क्या है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद सोशल वेलफेयर का काम करना है, तो ये पैसा या फिर रेवेन्यू रिच सेक्शन के लिए ही जाए, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जब हम रिच पे टैक्स चार्ज करेंगे और पुअर को सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, तो एक लेवल तक क्या होगा, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर? यस सर। तो बजट का ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हुआ, यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को डिस्कशन किया था कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो हम चीजों को उस वे में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा, हाँ बताओ। इन्फ्लेशन की वजह से तो परचेजिंग पावर बढ़ता है ना। इन्फ्लेशन की वजह से परचेज, अब देखो इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई है ना। हाँ सर। तो मान लो अगर तुम्हारे पास 100 रुपीज था, तो तुम एक गुड्स 100 रुपीज वर्थ का परचेज कर सकते थे।
अब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ये मान के चलो अगर 10% इन्फ्लेशन बढ़ा तो इस गुड्स का प्राइस क्या हुआ? 110 रुपया। हाँ से आधा समझ रही। तुम्हारे पास तो अभी भी 100 रुपया ही है ना, तो परचेजिंग पावर तो कम हुआ ना। हाँ सर। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बजट का एक अगला एम होता है कि किस तरह से हम प्राइस को कंट्रोल करें, न ज्यादा ये हाइक करें और ना ही ये डिफ्लेशन की तरफ भी जाए, क्योंकि डिफ्लेशन भी हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हैम्पर होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इसमें फिर वही सारे प्लान डिस्कस किया गया है जिसमें हम डेफिसिट डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के एक्सेस जितने हमने डिमांड। टूल्स यूज किए थे, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। तो बजट का एक उद्देश्य ये भी होता है कि कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। तो वही हमारे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स यहाँ पे यूटिलाइज किए। जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में हमने स्पेंडिंग और टैक्स वगैरह सारा कुछ इसमें डिस्कस किया था, और मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी हमने टूल्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी किए थे, तो वो सारे पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज का क्या मतलब होता है? जैसे गवर्नमेंट के अंडर में पब्लिक इंटरप्राइज का सबसे बेहतर एग्जांपल लो, रेलवे है। रेलवे के अलावा हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो गवर्नमेंट का काम ये भी होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि ये कम खर्च में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। कम खर्च में अफोर्डेबल वे में सोशल सर्विसेज हमें मिल जाता है, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से इसको मोनोपोली किसके पास रखा गया है? रेलवे हमारा केवल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के, पोस्ट ऑफिस भी हमारा गवर्नमेंट के। अब तो पोस्ट ऑफिस वाली सर्विसेज कई सारे प्राइवेट पर्सन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से अफोर्डेबिलिटी और रीच पोस्ट ऑफिस का सर्विस का है, वो अभी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। तो सोशल वेलफेयर के लिए ये गवर्नमेंट इंटरप्राइज को भी मैनेज करती हैं। लिखा है large number of public sector entities which are established and managed for social welfare of the public। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है बजट का। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेशन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कैसे डिसाइड करेंगे? जब हमारा जीडीपी इंक्रीज कर रहा होगा। और कौन सा जीडीपी? रियल जीडीपी की नॉमिनल जीडीपी? सर रियल। रियल जीडीपी, क्योंकि हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? हो सकता है कि इन्फ्लेशन वो के ट्रू वजह से पिक्चर भी दिखाता है। दिखाता है, इन्फ्लेशन दिखाता है। तो रियल जीडीपी हमारा इम्प्रूव होगा तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और ये हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे फोकस करेंगे? टैक्स रिबेट दिया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस चीज पे करेगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की। लास्ट वाली क्लास से इसको कोरिलेट करो। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं हम? स्पेंडिंग के टर्म्स में रोड्स, रेलवे, ब्रिज, इन सब का क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसी में हम लोगों को रोजगार भी देते हैं। रोजगार वाला ऑप्शन अभी नेक्स्ट पॉइंट में है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे उसमें। इसमें और क्या क्या चीजें हैं? तो टैक्स रिबेट दिया जाएगा, इंसेंटिव फॉर प्रोडक्टिव वेंचर। कोई भी अगर कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। तो रीजनल डिस्पैरिटी में क्या होगा? रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी एक रीजन का ग्रोथ हो रहा है और बाकी रीजन का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था, अभी सेकंड वाला जब पढ़ेंगे, तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ? स्टार्टिंग के फेज में पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब एरिया में क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन का ज्यादा बेनिफिट मिला। लेकिन बाकी एरिया कंट्री के क्या
वहां पे इसका बेनिफिट नहीं मिला। इनको बेनिफिट मिलते मिलते काफी टाइम लगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहुंचते पहुंचते लग गए। लेकिन पहले के दशक में यही सारे स्टेट को ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी भी हमें बजट के थ्रू कम करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम स्टेट के लिए अलग से बजट बनाएं, या फिर उस स्टेट में एक ऐसा हम इंडस्ट्री डेवलप कर दें जिससे कि वहाँ का ग्रोथ होने लगे। सिंपल एग्जांपल, करेंट एग्जांपल, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया और सेक्शन 370 आर्टिकल के डिवाइड कर दिया गया ना, उसको रिमूव कर दिया गया और दो स्टेट में डिवाइड करने के बाद वहां पे अब इजीली इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि पहले ये चीजें आर्टिकल 370 की वजह से पॉसिबल नहीं था। तो आर्टिकल 370 हमने रिमूव कर दिया। एक और एग्जांपल छोटा सा, कैसे रीजनल डिस्पैरिटी हम रिमूव करते हैं। SEZ का नाम सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ भी कुछ इंडस्ट्री हम वहाँ के एरिया के लिए स्टेब्लिश कर देते हैं ताकि वहाँ के एरिया का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना चालू हो जाए। इसके अलावा टैक्स इंसेंटिव भी दिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, मान के चलो कि आसाम है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री, या हिमाचल प्रदेश में कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए अट्रैक्शन नहीं ले रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो हम उसको टैक्स इंसेंटिव दे देंगे कि आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश कीजिए और जितना भी प्रॉफिट होगा 5 साल 7 साल हम आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये इंसेंटिव देके हम रीजनल डिस्पैरिटी को भी रिमूव करने का एम रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं बजट के थ्रू। और अगला वाला, लास्ट वाला पॉइंट है, सिंपल है, इजी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा? आप रेल, रोडवेज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ब्रिज, इस तरह का कंस्ट्रक्शन करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मनरेगा जैसी और स्कीम आप लेके आओगे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सीधे आ जाएगा 4 पॉइंट कि इसमें से कौन सा बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मोटा मोटी ये बुलेट हेड याद कर लो, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी अगर अंदर का भी समझ गए तो मच बेटर है। अब हम देखते हैं कि बजट के कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट है बजट के दो, कौन कौन से? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। यहाँ पे हमारा बजट है और इसके दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब यहाँ पे बजट की हम बात करें तो बजट में हमने क्या देखा था? रिसिप्ट और पेमेंट की बात किए थे कि कहाँ से हम रिसिप्ट करेंगे, कहाँ से हम पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब है कि कहाँ कहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर वो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद कहाँ कहाँ हम किस तरह से इसको स्पेंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू बजट। और कैपिटल बजट में क्या है कि हमारा कैपिटल रिसिप्ट किस वे में होगा और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर किस वे में होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे कि अब रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की है यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट का बात की है यहाँ पे। तो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में बस यही डिफरेंस है कि कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा और किस हेड पे उसको एलोकेट किया जाएगा। रेवेन्यू बजट हैज 2 पार्ट। कौन कौन सा? रेवेन्यू बजट का वही जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का बात कर रहे थे कि हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से जनरेट करेंगे और उस रेवेन्यू को किस हेड पे स्पेंड करेंगे। इसके बाद होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के भी हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें ये बजट भी यही बताएगा कि किन किन सोर्सों से हम कैपिटल के फॉर्म में रेवेन्यू रिसीव करेंगे और एक्सपेंडिचर किस तरह से कैपिटल फॉर्म में हमारा स्पेंड किया जाएगा।
हाँ सुहाना बताओ। बताओ सुहाना, कुछ बोलना है क्या? नो सर, गलती से हो गया था हमें। अच्छा अच्छा ठीक है। अब चलते हैं बजट को और एक तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, वो है, एक तो हमने रेवेन्यू बजट देखा और कैपिटल बजट देखा। अब हम सीधे चलते हैं बजट रिसिप्ट पे और फिर यहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर पे चलेंगे। बजट एक्सपेंडिचर, तो बजट एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने से पहले हम बजट रिसिप्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो बजट रिसिप्ट क्या होता है? सर, जो ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करे और ना ही एसेट रिड्यूस करे। द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मैं रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं बोला हूँ, बजट रिसिप्ट बोला हूँ। ओह सॉरी सर। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बजट रिसिप्ट में अभी तो मैंने ये डिवाइड किया कि बजट को दो तरीके से हम डिसाइड करते हैं, कि डिवाइड करते हैं बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। अब जब बजट रिसिप्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे हम जाएंगे बजट रिसिप्ट। तो इसके अब दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। हमने पूरे बजट को कितने भाग में डिवाइड किया? पूरे बजट को, जो मेन हमारा हेड था बजट, बजट हमारा एक रिसिप्ट में डिवाइड हुआ और एक एक्सपेंडिचर में। हमारा बजट क्या बताता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर द फिस्कल ईयर। और ये कौन सा फिस्कल ईयर होगा? हमारा आने वाला फिस्कल ईयर होगा, जिसके लिए हम बजट प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये बजट को दो पार्ट में, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर में, क्योंकि हमारा एक पार्ट क्या है रिसिप्ट का और दूसरा पार्ट हमारा एक्सपेंडिचर का है, और यही तो हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम बन के हमारा कंप्लीट बजट तैयार होता है। अब बजट रिसिप्ट में हम देखेंगे कि अब यही पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक का रेवेन्यू नेचर होगा और एक का नेचर क्या होगा? कैपिटल का। तो रेवेन्यू क्या होगा? हमारा रेकरिंग वाला नेचर का होगा, और कैपिटल हमारा नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। ये फ्रीक्वेंटली होगा, रेगुलर होगा, और ये फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, ये क्या होगा? इरेगुलर होगा, इरेगुलर होगा। अब यहाँ पे सुहाना ने जो पॉइंट बताया था, वो पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? अब यहाँ पे किसी न किसी सोर्स से हमारा पेमेंट आ रहा है, कुछ मनी हम रिसीव कर रहे हैं। तो जब हम मनी रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इस मनी के रिसीव होने की वजह से हमारा कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता और ना ही रिडक्शन ऑफ एसेट होता है। क्या बता? लायबिलिटीज हमारा कोई क्रिएट नहीं होगा और एसेट्स के वैल्यू में कोई रिडक्शन भी नहीं होगा। यही चीज है ना। अब जैसे किसी से हम पैसा लिए, तो पैसा हमें देना पड़ेगा, अगर बोरो किए तो वहां पे हमारा क्या है कि लायबिलिटी क्रिएट हो जाता है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट के नेचर में हमारा लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, और उसी वे में हमारा कोई एसेट का रिडक्शन भी नहीं होता है। एसेट का रिडक्शन मतलब, अगर कोई मेरे पास एक मशीनरी है, अगर उसको अगर मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो रिसिप्ट तो हो रहा है, लेकिन मेरे पास से एसेट भी चला गया, तो एसेट्स का रिडक्शन हो गया। लेकिन इसके नेचर में क्या है कि एसेट्स का रिडक्शन भी नहीं होगा, लायबिलिटी का क्रिएशन भी नहीं होगा। तो अब ये ऐसा रिसिप्ट है या फिर ये ऐसा इनकम है गवर्नमेंट के लिए जिससे कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, और गवर्नमेंट के पास जो एसेट होते हैं उसमें भी किसी तरह का रिडक्शन नहीं होता है। तो ये रिसिप्ट क्या क्या चीज है वो हम देख लेते हैं। ये रिसिप्ट हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू रिसिप्ट के दो पार्ट हैं।
एक टैक्स रिसिप्ट है और दूसरा हमारा क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। भाविका यहाँ तक स्टोरी समझ में आई है? यस सर। हमने बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट रिसिप्ट में हमने क्या देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट है और फिर हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि अब केवल हम रिसिप्ट का बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर वाला बात हम अभी करेंगे बाद में। बजट में एक रिसिप्ट हो गया और हमारा हो गया एक एक्सपेंडिचर। और ये बजट रिसिप्ट में हमारा एक नेचर है रेवेन्यू का, दूसरा है हमारा कैपिटल का। और ये हमने डिस्कस कर लिया कि रेवेन्यू और कैपिटल में क्या है डिफरेंस। तो अभी हम किस पे बात कर रहे थे, हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे थे, कैपिटल वाला अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमें किसी तरह का लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है और एसेट्स का रिडक्शन भी नहीं होता है, एग्जांपल भी मैंने बता दिया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट किस किस तरह से होगा, अब हम ये देखते हैं। हमने ये बात कर लिया कि ये हमारा एक रिसिप्ट है या इनकम है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं। तो क्या क्या हेड्स हैं जिनके थ्रू हम इनकम को रिसीव कर रहे हैं? तो एक हेड इसका है टैक्स के थ्रू, दूसरा हेड है नॉन टैक्स के थ्रू। तो टैक्स में हमारे दो पार्ट हैं, कौन से? एक डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हमने कभी डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में, अगर याद आ रहा हो तो। क्या सर? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट हमने प्रीवियस किसी हाँ न किसी क्लास में डिस्कस हाँ किया है। सर, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे लगता है और हाँ। इनडायरेक्ट टैक्स सर जो हम किसी बिजनेस अनदर फैक्ट्री सर्विस। पे शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ सर, उसको इम्पोजेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इफेक्ट और इंसिडेंस क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। इफेक्ट और वर्सेस इंसिडेंस क्या होता है? सर मतलब इफेक्ट मतलब अगर मेरे पे है तो मेरे को ही देना है, कोई और नहीं दे सकता है। और इफेक्ट का ये हो गया, और इंसिडेंस का मतलब? सर इम्पोस्ट और वो पढ़े थे लोग। देखो अब यहाँ पे Incident डायरेक्ट पढ़े टैक्स थे। है, तो डायरेक्ट टैक्स जिसपे इम्पोज किया जाएगा उसी को पे करना है। और ये टैक्स का जो बर्डन है, बर्डन का मतलब इस पे ये भार लगाया गया। वो टैक्स सिर्फ क्या नहीं होता है? टैक्स क्या होता है? टैक्स एक चार्ज होता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है किसी भी इंडिविजुअल पे या फिर किसी भी कंपनी पे, और जिस पे चार्ज किया जाता है वो इसको शिफ्ट नहीं कर सकता है किसी और अदर पर्सन पे, मतलब इसको चार्ज किया उसी को पे करना ही करना है। तो जिस पे टैक्स इम्पोज किया गया उसी को पेमेंट करना है, इसको किसी और व्यक्ति पे बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और ये जो लायबिलिटी टू पे है, ये एक लायबिलिटी है ना, अगर मेरे ऊपर अगर इनकम टैक्स चार्ज किया गया तो ये मेरी लायबिलिटी है। तो ये जो लायबिलिटी टू पे टैक्स है, ये क्या है? इम्पैक्ट है, नोट कर लो। और जो एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स है, एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई कॉर्पोरेशन हो, वो एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स को हम बोलते हैं इंसिडेंस। एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स क्या है? इंसिडेंस। और लायबिलिटी टू पे क्या है? हमारा इम्पैक्ट है। तो यहाँ हमने पहला चीज देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कि जिस पे इम्पोज किया जाएगा जिसके इनकम पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो कंपनी हो, वो उस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसी को ये पे करना होता है। इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से वो टैक्स हैं वो एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल से भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इंटरेस्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स रिमूव कर दिया गया है। पहले वेल्थ टैक्स लगता था इंडिविजुअल के वेल्थ पे, वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि वेल्थ टैक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। याद रखना, वेल्थ टैक्स अब अप्लीकेबल नहीं है। डेथ ड्यूटी है, कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसमें कैपिटल गेन होता है, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस पर अगर प्रॉफिट होता है तो वो
कैपिटल गेन कंसीडर किया जाए तो उस पर टैक्स लगता है, वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। तो ये डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स में सिंपल वही चीज कि चार्ज किसी और पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये बर्डन सिर्फ कर सकता है, बर्डन को यहाँ पे सिर्फ किया जा सकता है। यहाँ पे ये होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? एग्जांपल के लिए जीएसटी। हमारा जीएसटी है, जीएसटी है सर। हाँ जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ठीक है, पहले हमारा वैट लगता था, लेकिन वैट को जीएसटी आने के बाद कई सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, क्या चीज लिखा है? वैट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्साइज एंड लिक्वर। लिक्वर पे जो टैक्स लगता है उस पे अभी भी वैट लगता है, वो अभी भी हमारा जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी आप शेयर मार्केट से शेयर को सेल करते हो परचेज करने के बाद, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है सेल करने का, उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो वहां पे जो आपको टिकट मिलता है उस पे एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज किया जाता है। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हमारा हो गया टैक्स रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो हमारा टैक्स के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इससे भी हमारा रेवेन्यू मतलब इनकम जनरेट हो रहा है। तो टैक्स क्या है? यूनिलेटरल है, आपके ऊपर इम्पोज किया गया तो आपको देना ही देना है। यहाँ पे भी ये टैक्स हमारा क्या है? यूनिलेटरल ही होता है। आपके ऊपर अगर चार्ज किया गया तो आपको पेमेंट करना ही करना है, आप मना नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। अदर देन दो टैक्स रिसीव। तो हमने जीएसटी की बात कर लिया। जीएसटी हमारा क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट था, और इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था। तो इसमें जितने भी एग्जांपल हमने देख लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के, उस हेड को छोड़ के और किसी तरीके से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाए, वो हमारा नॉन टैक्स के फॉर्म में आएगा। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? कि वो सारे टैक्स रिसीप्ट को छोड़ के जो अलग तरीके से हम चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो हो गया हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दो टैक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या क्या आइटम है जहां से गवर्नमेंट अदर देन टैक्स रिसीव कर रही है रेवेन्यू। पहला क्या है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या चीज पे मिलेगा? अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है, गवर्नमेंट क्या करती है? लोन देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। इसके अलावा और किसको लोन देती है? कंपनी को देती है और जनरल पब्लिक को भी देती है। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी कंपनी को दे दिया, या फिर जनरल पब्लिक को भी लोन देती है। पब्लिक को किस फॉर्म में देती है? लोन का मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर दिया, या फिर ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, तो इस पे भी, तो ट्रेजरी बिल पे यहाँ पे इसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, बॉन्ड पे भी इसको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोन वाले पार्ट पे रहते हैं। तो अगर ये लोन के फॉर्म में, एडवांसेज के फॉर्म में गवर्नमेंट पेमेंट ये अप्लीकेबल है, एडवांस दे रही है लोन के फॉर्म में, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कंपनी को, या फिर पब्लिक को, तो इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा, जो इनकम बनेगा, वो क्या कहलाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बाद है हमारा प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट और डिविडेंड कहाँ से निकलेगा? प्रॉफिट कहाँ से होता है? जब हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो और उस ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा।
जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, जैसे गेल है, भेल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये जितने भी गवर्नमेंट की कंपनी है ये बिजनेस कर रहे हैं और इससे इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट से क्या होगा, इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नेक्स्ट में क्या है, प्रॉफिट के साथ डिविडेंड भी था। तो डिविडेंड कब मिलेगा, जब कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी का आपने शेयर्स खरीद रखा है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी में भी गवर्नमेंट का होल्डिंग होता है, तो एलआईसी एज ए डिविडेंड गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। क्लियर, प्रॉफिट और डिविडेंड वाला पार्ट। नेक्स्ट है फीस। तो फीस क्या होता है, जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करने के लिए फीस पेमेंट करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उस सर्विसेज के बदले फीस चार्ज करती है। तो इसमें सिंपल क्या है, कोर्ट का फीस है, जैसे आप कोर्ट कचहरी जाते हो तो वहां पे आप कई तरह के फीस देने पड़ते हैं। कोर्ट का फीस हो गया, रजिस्ट्रेशन का फीस हो गया, जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन कराना है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसमें भी गवर्नमेंट को फीस के फॉर्म में पेमेंट करना पड़ता है। इंपोर्ट फीस, अगर कुछ गुड्स सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं वहां पे इंपोर्ट फीस लगता है। नेक्स्ट है लाइसेंस फीस। तो लाइसेंस फीस क्या होता है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज के लिए परमिशन दे रही है तो उस परमिशन के बदले क्या, वो लाइसेंस फीस चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको गन रखना है, तो हर किसी को गन रखना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर किसी को गन रखना है तो वो लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, कि हम ये वजह, आपको ये वजह भी बताना पड़ेगा कि किस वजह से आपको गन लेने की आवश्यकता पड़े। मेरे को अगर कोई सोशल सिक्योरिटी या फिर कोई थ्रेट है तो मैं गन लूंगा, तो गन का आपको लाइसेंस पेमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल के बाद आपको जब गन मिलेगा तो उस अप्रूवल के बदले आपको लाइसेंस का फीस देना पड़ेगा। उसके अलावा सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कोई भी कमर्शियल व्हीकल होती है, कमर्शियल व्हीकल को परमिट के लिए पेमेंट करना पड़ता है, या फिर रोड एक दूसरे से, जैसे नेशनल परमिट लेना होता है कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट इजीली हम मूवमेंट कर सके व्हीकल का, तो वहां पे भी आपको लाइसेंस फीस लगता है, नेशनल परमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल। फिटनेस एंड पेनाल्टी। फिटनेस एंड पेनाल्टी का मतलब क्या है, फिटनेस नहीं, यहाँ पे फाइन्स है। तो फाइन्स और पेनाल्टी का मतलब क्या हुआ, फाइन कब लगाया जाएगा और पेनाल्टी कब लगाया जाएगा, रूल ब्रेक करने के लिए। दे रेफर टू दोज पेमेंट व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स। अगर आपने लॉ ब्रेक किया है तो इट मीन्स कि अगर इस तरह का हम फाइन्स और पेनाल्टी लगाएंगे तो लोग लॉ को ब्रेक करने में हेजिटेट करेंगे, या फिर लॉ ब्रेक उसे करने को एक्सेप्ट नहीं अवॉइड करेंगे। करेंगे। हाँ, अवॉइड करेंगे। अब जैसे कोई रेड लाइट पे गया और ना ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, रेड लाइट पे है और उसने गाड़ी वहां से निकाल दी, तो उसके ऊपर क्या है कि अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, कैमरे से वो डिटेक्ट हो जाता है और ऑटोमेटिक आपको रिसिप्ट मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आपको चला जाएगा कि आपके ऊपर चालान कट गया है, फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया फाइन्स, रेड लाइट, पेनल्टी, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेस। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फाइन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैक्सेज लिखा है। तो टैक्स क्या है, हमारा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू का काम करता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम फाइन लगाते हैं। तो एक तरफ हम रेवेन्यू का फॉर्म में देख रहे हैं और दूसरा तरफ हम क्या है कि फाइन्स इसलिए लगा रहे हैं कि लोग लॉ को ब्रेक ना करें। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है स्टेट्स रेफर टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ऑनर अगर डाई कर जाता है, और प्रॉपर्टी ऑनर डाई करने के बाद मतलब अगर उसकी डेथ हो गई, तो उसने कहीं कोई विल नहीं बनाया है जो वो बताए कि इस प्रॉपर्टी का डिवीजन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन किसको जाना है, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को।
तो इस तरह से भी जो रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट को, वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, गिफ्ट और ग्रांट क्लियर है कि कहीं से भी हमें गिफ्ट के फॉर्म पे गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है, चाहे एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट को दे दे या फिर कोई फॉरेन कंट्री गिफ्ट कर दे। ग्रांट्स का मतलब गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन के फॉर्म में भी गवर्नमेंट को पेमेंट रिसीव होता है। जैसे कोई अगर, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोनेशन दे रही थी, रिलीफ दे रही थी, फंड प्रोवाइड कर रही थी, तो इस तरह से भी रिसिप्ट होगा, वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में आएगा। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर पढ़ा है ना, तो जैसे फॉर हाँ फ्यूचर ऑफ सर, जो शेयर, जब्त हो जाता है। हाँ जब्त हो जाता है, तो इस तरह से गवर्नमेंट की पेनल्टी के फॉर्म पे इम्पोज करती है। और जब भी किसी तरह का कोर्ट का नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये फॉर फ्यूचर चार्ज किया जाएगा। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? अगर मान के चलो कि यहाँ पे इस एरिया में अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ये एरिया एकदम से पिछड़ा हुआ है, और कल को एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लान बनाती है और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क चालू करती है और यहाँ पे मेट्रो का निर्माण कर देती है, तो जब मेट्रो का निर्माण करेगी तो ऑटोमेटिक इस एरिया का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस एरिया का वैल्यू इंक्रीज होने से यहाँ के आसपास के जो भी ऑनर है उनसे उनका एक असेसमेंट किया जाएगा और उस असेसमेंट के बेसिस पे एक प्रॉफिट का हिस्सा इनसे चार्ज किया जाएगा और इसको बोलते हैं हम असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट। लिखा है ना कि a part of development expenditure is recovered from the owner of such property in the form of special assessment। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है भाविका? यस सर, क्लियर है। अरे सर मुझसे पूछिए। तुम लोग को भी गाना सुनाई दे रहा है क्या कुछ? हाँ नो सर। चलो ठीक, नो सर। सुनाई दे रहा है? किसको सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अब सुनाई दे रहा है। ज्यादा नहीं है ना? नहीं। ठीक है, नो सर। तो अभी हम कहाँ पे थे? डिस्कस हम कर रहे थे इनकम टैक्स एंड वेल्थ। इसके बाद हम देख रहे थे बजट। बजट में हमने रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट का देख रहा था कि एक डिवीजन ये था रेवेन्यू बजट और वर्सेस कैपिटल बजट में, जिसमें रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर था दोनों, और कैपिटल बजट में भी कैपिटल का दो डिवीजन था, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया, कौन सा? बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट में हमने क्या देखा? रेवेन्यू रिसिप्ट एक पार्ट देखा है। अब बजट रिसिप्ट का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने दो पार्ट देखा था, कौन कौन सा? टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स। और नेचर याद रखना कि कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। नेचर के बाद ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कौन कौन से डिवीजन है। तो इसमें हमने क्या देखा? ये रेगुलर रेकरिंग नेचर का है। कैपिटल हमारा नॉन रेगुलर और इरेगुलर होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा लायबिलिटी और एसेट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टैक्स और नॉन टैक्स हमने देख लिया रेवेन्यू रिसिप्ट का। अब हम देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? सर या तो लायबिलिटी क्रिएट करता है या एसेट रिड्यूस करता है। तो जैसे अगर हमने किसी से बोरोविंग कर लिया तो बोरोविंग करने से भी हमारा रिसिप्ट इंक्रीज होगा, हमारा इनकम आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी हमारा यहाँ क्या हो रहा? बढ़ रहा है। और दूसरा इसका फीचर क्या था कि हमारा एसेट्स भी रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा। तो ये दो फीचर के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर लिए कि हमारा कैपिटल रिसिप्ट क्या है। अगर हमने बोरोविंग किया तो हमें उसको रिटर्न करना है,
और अगर हमने कोई एसेट सेल कर दिया तो उससे भी हमें रिसिप्ट मिल जाएगा, इनकम बन जाएगा, लेकिन हमारा एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज लग रहा है कि डिस्कशन करना रह गया। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या देखा था कि नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी और नो रिड्यूस एनी एसेट, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। बात समझे? भाभी भाभी का समझ में आया? जब हम बात कर रहे थे रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो उसमें हमने बोला कि हमारा कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, हमारा एसेट्स भी रिड्यूस नहीं होता है। तो वहां पे ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए थे, लेकिन क्या कैपिटल रिसिप्ट में ये दोनों चीजें फुलफिल हो तो ही कहा जाएगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, या कोई एक भी फुलफिल हो जाए तो हम बोल देंगे कि कैपिटल रिसिप्ट है? तो एक भी होगा तो बोल सकते हैं। कोई एक भी हो जाएगा तो ये कंसीडर किया जाएगा कि हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, या तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए या फिर हमारा एसेट डिक्रीज हो जाए। दोनों कंडीशन में हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब कैपिटल रिसीट हमारा किस किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। ये हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया कि इधर क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट, तो पहला सोर्स क्या होगा? बोरोइंग। यस सर। बोरोइंग हम कहाँ से कर सकते हैं ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि हमारा कैपिटल रिसीट हमारा बोरोइंग से जनरेट होगा, और ये हमारा ओपन मार्केट से हो जाएगा। हम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, तो जब पब्लिक से पैसा लेंगे तो पब्लिक को फिर हमें वापस भी तो करना होगा ना। हाँ सर। ये हमारा लायबिलिटी क्लियर। हम डायरेक्टली रिजर्व बैंक से भी, आरबीआई से भी, गवर्नमेंट, हम भी बोल रहा हूँ ना, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ आरबीआई से पैसा ले सकती है, तो ये भी हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट होगा। लोन के फॉर्म में फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन अथॉरिटी से, तुम्हारा आईएमएफ हो गया, उससे भी हम, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे भी बोरिंग की जाती है, तो ये हमारा लायबिलिटी है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये हमें वापस करने हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये हो गया बोरिंग, पहला हेड जिसके थ्रू हम कैपिटल रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? रिकवरी ऑफ लोन। अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेज दिया हुआ है, तो लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है? एसेट्स होता है। यस और नो? नो सर। नो बोलियो क्या? लोन्स एंड एडवांसेज अगर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो ये गवर्नमेंट का एसेट्स है ना। भूल गए क्या तुम लोग? हाँ हाँ, अरे सर बहुत आवाज है। अभी भी आवाज आ रही है? नहीं, आप क्या से मेरे घर। अच्छा, तुम्हारे घर से। चलो ठीक है। तो यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेज हमारे एसेट्स हैं। अगर इनका रिकवरी किया जाए, अगर हम इसको लोन्स एंड एडवांसेज गवर्नमेंट के पास फिर से वापस आ जाएं, तो हमारे एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाए। रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी हमारा कैपिटल शिफ्ट। मान लो अगर लोन किसी को दिया है, लोन उसने चुका दिया, तो पैसे तो आपके पास वापस आएंगे, पैसे तो आपको मिल ही गए, कैपिटल रिसिप्ट के नेचर में है ही। लेकिन आपके यहाँ पे क्या है, एक तरह से वो एसेट था जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे थे, तो वो आपका एसेट्स रिड्यूस हो गया। फिर है अदर रिसिप्ट के थ्रू आप कैसे कैपिटल रिसिप्ट कर सकते हो। डिस इन्वेस्टमेंट है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी का ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है, उसने अगर इसका कुछ स्टेक सेल कर दिया, तो स्टेक सेल करने की वजह से क्या होगा, पेमेंट रिसिप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेमेंट आपको मिलेगा, इनकम आपको मिलेगा, उसके वजह से आपका ऑनरशिप भी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी आपका एसेट्स का रिडक्शन हो रहा है। इसके बाद हमारा क्या है अदर रिसिप्ट में, स्मॉल सेविंग। तो स्मॉल सेविंग का मतलब क्या है कि यहाँ से भी, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग डिपॉजिट ओपन हो गया, तो इसके वजह से, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस ने इशू किया,
तो इसके थ्रू भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और वो पैसा फिर से गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल का पार्ट, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट। तो हमने अभी बजट का सिर्फ एक पार्ट देखा है, कौन सा? सर रेवेन्यू वाला। रेवेन्यू और कैपिटल हमारा दोनों हो गया। दोनों का बजट रिसीट, बजट रिसीट हमारा अभी जो पार्ट डिस्कस हुआ है, बजट रिसिप्ट डिस्कस हुआ है, जिसमें हमने बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट देख लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट इसमें आएगा, कौन सा वाला? बजट एक्सपेंडिचर। तो अब बजट एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लेते हैं। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर। अब हमारे पास इनकम तो आ गया, रिसिप्ट आ गया, लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है? सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के लिए अब क्या किया जाएगा? खर्चा किया जाएगा। तो खर्चा किया जाएगा, तो किस किस तरह से वो खर्चा किया जाएगा, अब हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो बजट एक्सपेंडिचर समझ में आया क्या है? ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे बजट जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे रेवेन्यू हो या फिर एक्सपेंडिचर हो, रिसिप्ट हो या फिर पेमेंट हो, ये सारा हमारा एस्टिमेटेड है, एक्चुअल फिगर कुछ भी नहीं है हमारा। इसलिए बोला है ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का ड्यूरिंग गिवन फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब हमारा क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हैं। बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कहोगे कि सर यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर के साथ रेवेन्यू कैसे आ रहा है? रेवेन्यू के साथ रिसिप्ट तो सही था, लेकिन रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर कैसे आ रहा है? कभी दिमाग में बात आता है? हम लोग सर आज इतना सोचे नहीं। अच्छा, चलो अच्छा। देखो यहाँ पे भी रेवेन्यू से वही सिंपल चीज है कि हमारा ये रेगुलर नेचर का है और रेकरिंग वाला आइटम है। कैपिटल से यहाँ पे भी हमारा इरेगुलर, इरेगुलर और फिर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, ये नॉन रेकरिंग। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कैसे ये एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा, नहीं क्रिएट करेगा, इससे एसेट्स का इंक्रीमेंट होगा या रिडक्शन होगा, वहां वाले पॉइंट से हम इसको फिर से डिफाइन करेंगे कि कैसे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैसे ये फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कि neither creates any assets nor causes reduction in any liability। तो क्या रेवेन्यू रिसिप्ट के अपोजिट में हम चल रहे हैं एक्सपेंडिचर में? हाँ सर। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने क्या देखा था कि लायबिलिटी हमारा क्रिएट नहीं होगा और एसेट्स का भी रिडक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? अब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है कि नीदर क्रिएट्स एनी एसेट। अब जनरली हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो एक्सपेंडिचर करने की वजह से कोई एसेट्स वगैरह, या हम मान के चलो कि कोई हमने एक मशीनरी बाई करके ले आए, तो मशीनरी बाई करने की वजह से हमारा एक एसेट जनरेट होगा, हमने एक्सपेंडिचर किया, हमारा एसेट जनरेट हो रहा है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में आपका एसेट्स का जनरेशन नॉर कॉजेज रिडक्शन, नीदर क्रिएट एनी एसेट। यहाँ पे एसेट्स का क्रिएशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? नॉर क्रिएट कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी। हमारा जो लायबिलिटी है उसमें भी रिडक्शन नहीं आएगा।
जनरली अगर हम पेमेंट करते हैं, कोई बोरोविंग है, तो बोरोविंग को अगर हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर की वजह से आपका एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है, आपका लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमारा एसेट्स का क्रिएशन होगा, यहाँ पे हमारा लायबिलिटी रिड्यूस होगा। समझ में आया आयुषी? अब बस भाविका? इतना ही रहने दीजिए। हाँ हाँ, बस इतना ही रहने देता हूँ। अभी ओवर हो रहा है क्या? सर मेरा पूरा डाटा खत्म है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही था। इतना ही इसलिए था कि एक पार्ट जब डिस्कशन हो गया था तो दूसरा यहीं पे खत्म कर लेते तो ज्यादा बेटर था, कि हमें एक कंपैरिजन मिल जाता। समझ रहे हो? अब आधा पार्ट कल हाँ। करता तो आधा कहानी आज हो जाता, आधा कहानी इधर हो जाता। बस 2 मिनट और टाइम दे दो, इसी में हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि एक में हमारा एसेट्स का क्रिएशन नहीं होगा, दूसरे वाले में होगा। किसमें? कैपिटल वाले में दिया है ना कि विच इधर क्रिएट्स एसेट और कॉज रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और नॉन रेकरिंग और कैपिटल वाला ये सब पार्ट देख लेना। देख लेना मतलब वो हमने इसको कवर कर लिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने, याद है मैक्रो इकोनॉमिक में जब स्टार्टिंग चैप्टर पढ़े, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे थे। तो कैपिटल स्टॉक मतलब इन्वेस्टमेंट, वैल्यू एडिशन या फिर एडिशन ऑफ न्यू मशीनरी। तो ये वाला पार्ट भी हमारा अब इसी में आ जाता है। किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू में नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ पे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डेफिनेशन था, इसमें ये दोनों कंडीशन क्या है? फुलफिल होने चाहिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में कोई एक भी फुलफिल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या क्या है? पेमेंट ऑफ सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ग्रांट टू स्टेट, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा क्या एग्जांपल है? अगर हमारा कोई बोरोविंग है तो बोरोविंग को हमने क्या किया? पेमेंट कर दिया। इसकी वजह से हमारा कोई या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो तमाम तरह के एग्जांपल आ जाएंगे। आपने कोई बोरोविंग को पेमेंट कर दिया, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेल बना रहे हैं, रेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ब्रिज का, रोडवेज का, ये सारे पार्ट हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो, हो गया आज की कहानी यहीं पे। संडे, कल संडे है, ठीक है, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा और मैथ्स का भी एक एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, ताकि हम सिलेबस को थोड़ा जल्दी से कवर करें, क्योंकि एग्जाम के बहुत नजदीक हम पहुंचने वाले हैं। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट बचा है, मैं उसी को कवर करूंगा। मुश्किल से आधे घंटे का क्लास होगा। और कल का ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं ये इतना ही मुझे पढ़ाना भी था आयुषी, आज के लिए इतना ही था, क्योंकि कल का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, है 2-4 पेज का ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि उसमें इक्वेशन वगैरह है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के हाईली चांसेज हैं। तो इस इक्वेशन को हम समझेंगे कि कैसे उसको बनाना है, समझना है, फिर उसको देखेंगे। आज वाले पार्ट में कहीं पे कोई कंफ्यूजन? बजट से लेके रेवेन्यू बजट, चलो ठीक है, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।